नमस्कार, मैं आशुतोष कुमार और आप देख रहे हैं एक्सिस 24। ये बेहद खास कार्यक्रम है। आज हम अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं। अफगानिस्तान पिछले कई महीनों से खबरों पर है। जिस तरीके से अमेरिका एक बड़ा निर्णय लिया कि हम अपने सारे ट्रूप्स वापस लेंगे, तालिबान जिस तरीके से आक्रामक हो चुका है, और अब जो खबर आ रही है, जो अमेरिकी एजेंसीज हैं, उन्होंने एक रिपोर्ट पेश की है कि 6 महीने के भीतर जो काबुल है, अफगानिस्तान की राजधानी है, उस पर तालिबान कब्जा कर सकता है। अब्दुल गनी जो वहाँ के अभी सबसे बड़े नेता हैं और वो इसको लगे हुए हैं, वो उन्होंने अपने चीफ आर्मी स्टाफ को बर्खास्त एक तरीके से कर दिया है, उन्होंने खुद कंट्रोल लिया है। इस पूरे मुद्दे पर चर्चा हम करने जा रहे हैं। क्या हुआ, कैसे हुआ, इसका क्या असर होगा पूरे सब कॉन्टिनेंट में, पाकिस्तान में क्या असर होगा, भारत के लिए क्या रणनीति बनानी होगी, उनको क्या तैयारी करनी होगी, हमारे देश को क्या तैयारी करनी होगी। इसके लिए हमारे साथ आज संबित चेतन है। संबित चेतन अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर लगातार नजर रखते हैं, अपनी बातें रखते हैं विभिन्न प्लेटफॉर्म पे। संबित चेतन, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक्सिस 24 पे। धन्यवाद आशुतोष, मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए। देखिए, हम आज अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं। आज पूरे विश्व के मीडिया में जो अफगानिस्तान है वो हर जो सुर्खियों में है, भारत में भी है। लेकिन मुझे लगता है कि फिर भी भारत में जो है, जो एक प्रकार की चिंता होनी चाहिए थी या उसको लेकर कुछ एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए थी, वो इस वक्त दिखाई नहीं देती है। भारत सरकार या भारत के जो नीति निर्माता हैं वो इस वक्त काफ़ी कंफ्यूज दिखते हैं। एक और तो कतर में अफवाहें उड़ती हैं कि भारत कतर में तो बहुत सारी बातचीत, लेकिन आपने भारत के जो लगातार अभी जो सरकार है उस पर एक तरीके से आपने अंतर्राष्ट्रीय, क्योंकि खासकर प्रधानमंत्री मोदी की बात करें तो वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर उनकी बड़ी चर्चा रहती है कि विश्व पे भारत का नाम, चाहे उनकी अंतर्राष्ट्रीय रणनीति बहुत शानदार रहती है, इस तरीके की पॉपुलैरिटी उनकी रहती है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पे। अब आप इस तरीके की बात कर रहे हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें देखिए सरकार का कोई लेना देना नहीं है। मेरा कहने का मतलब है कि जो भारत के नीति निर्माता, चाहे आज की बात नहीं, जब सोवियत संघ अफगानिस्तान छोड़ के जब गया था तब से अगर हम देखें तो अफगानिस्तान के हमेशा से ही कंफ्यूज रहे हैं कि अफगानिस्तान को हम कैसा देखना चाहते हैं। अफगानिस्तान में हमारे काफी इन्वेस्टमेंट है, मतलब हजारों करोड़ के इन्वेस्टमेंट है। अफगानिस्तान में हमारा $3 बिलियन का जो इन्वेस्टमेंट है, देखिए हम लोग को ये समझना होगा। जो कई बार देखिए पाकिस्तान में या बाकी जगह ये बोला जाता है कि जी भारत के इन्वेस्टमेंट डूब रहा है। पहले हमें समझने की जरूरत है कि वो इन्वेस्टमेंट किस प्रकार का है। भारत में भी मीडिया में और कई तरह की बात हो रही थी कि इन्वेस्टमेंट जो है वो डूब ना जाए। देखिए समझिए आप, भारत ने जो इन्वेस्टमेंट किया है अफगानिस्तान में, वो चीन जिस प्रकार के इन्वेस्टमेंट करता है उससे अलग है। भारत ने वहाँ कोई कंपनी नहीं खोली, कोई टोल नाका नहीं चला रहा है। भारत वहाँ पे पार्लियामेंट बनाया है, भारत ने वहाँ पे डैम बनाया है, भारत ने वहाँ स्कूल बनाया है, भारत ने वहाँ कॉलेज बनाया है, भारत ने वहाँ यूनिवर्सिटी बनाया है। तो जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं $3 बिलियन की, तो वो ये इन्वेस्टमेंट है कि भारत ने वहाँ पे अफगानिस्तान के लोगों में इन्वेस्ट किया है, पूरे एक प्रोसेस में इन्वेस्ट किया है। जो अफगानिस्तान जिस प्रकार से 2001 के बाद से जो बदलाव वहाँ आया, जिस प्रकार पहले तालिबान को 1996 से 2001 के राज में जिस प्रकार से अफगानिस्तान को हजारों साल पीछे ले जाया गया, जिस तरह की व्यवस्थाएं वहाँ पे ला दी गई, औरतें बाहर नहीं जा सकती हैं अकेले, उन्हें बुरखे में रहना होगा, कट्टरपंथ इस्लाम, मतलब कट्टरपंथ, एकदम हद जिसको बोलते हैं आप, वो आप कह सकते हैं। तो जब अमेरिका ने वहाँ 2001 में आक्रमण किया अलकायदा के सरगना ओसामा बिन लादेन को पकड़ने के लिए, तो तालिबान जो है वो भाग खड़े हुए और वहाँ पे जो है एक अमेरिकन सपोर्टेड, नाटो सपोर्टेड जो है एक गवर्नमेंट आती है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आती है। उसके बाद वहाँ पे अफगानिस्तान जो है वो तरक्की की ओर बढ़ता है, जिस प्रकार से वहाँ पे एक सुरक्षा सेटअप पूरा बैठता है, चुनाव भी होते हैं। दीदी डेटोरिएट कब से करनी शुरू करती है? कौन सा साल आप जिसे मानेंगे कि बहुत अहम रहा, कि इस साल से, इस अमेरिकी सरकार से, इस अमेरिकी राष्ट्रपति के वक्त से जो निर्णय हुआ जिसके कारण आज अफगानिस्तान की स्थिति है और ये जो पूरा जो एशिया का ये रीजन है ये पूरा डिस्टर्ब होने वाला है? देखिए, अमेरिका जो था 2008 के बाद से जब बराक ओबामा राष्ट्रपति बन के आते हैं, तभी से अमेरिकी जो स्टैब्लिशमेंट है, जो पॉलिसी मेकिंग बॉडीज़ हैं, उनमें ये बात उठने लगी थी कि जो ये युद्ध है ऑलरेडी 9 साल हो चला था, 7-8 साल का, तो क्या मतलब अमेरिका अब के लिए वियतनाम होने वाला था दूसरा ये। तो उस दौर में ये एक चिंतन चल रहा था कि अमेरिका को जो है वापस आ जाना चाहिए, क्योंकि उससे इस युद्ध में कुछ उसको फ़ायदा मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन वर्ल्ड पुलिस बनने की कोशिश है अमेरिका की, अगर उसको देखें, उस चीज को देखें जो अमेरिका की एक कल्चरल एक तरीके हैबिट रही है शुरू से, देखेंगे कि भाई वर्ल्ड पुलिस बनता है, जो विदेश में कुछ भी स्थिति खराब होती तो पहुंच जाता है। देखिए, अमेरिका वर्ल्ड पुलिस बनने की कोशिश नहीं करता है, वो है, ये रहा है करीबन पिछले 100 सालों से।
और सोवियत संघ के विघटन के बाद से तो बिल्कुल ही। 2008 के बाद जब अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा आते हैं, वो इस चीज़ को आगे करते हैं कि अमेरिका को जो है इस तरह के एंडलेस वॉर से बाहर आना चाहिए। और उसी बीच में 2011 में जो है ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान के एबटाबाद में मार गिराया जाता है। तो उस समय जो बराक ओबामा थे वो घोषणा करते हैं कि अमेरिका का अभियान जो है अफगानिस्तान में ख़त्म होता है। और अमेरिका जिस चीज़ के लिए आया था, अमेरिका वहाँ पे कोई ऐसा तो नहीं था कि अफगानिस्तान को कोई बनाने आया था, या तो अमेरिका वहाँ गया था ताकि वो ओसामा बिन लादेन जो कि सरगना था, जो वर्ल्ड ट्रेड टावर्स हमला हुआ था, उनको उसको पकड़ने के लिए गया था। और उसमें काफ़ी लंबा समय लगा 2011 में जब ओसामा बिन लादेन को मार गिराया गया एबटाबाद में। लेकिन उसके बाद की परिस्थितियाँ बदलती हैं। अफगानिस्तान में आक्रमण स्टार्ट होता है, अफगानिस्तान में तालिबान जो है अपने हमले स्टार्ट करता है। तो बराक ओबामा को जो है पीछे हटना पड़ता है। अपने दर्शकों को थोड़ा और इस पे ले जा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे दर्शक होंगे जो इस पूरी स्थिति को नहीं समझ रहे होंगे। तालिबान की थोड़ी आप प्रकाश डालें, तालिबान का विचारधारा, तालिबान का इतिहास, थोड़े पॉइंट्स में आप बताने की कोशिश करें। देखिए, तालिबान का मतलब, देखिए तालिब का मतलब है स्टूडेंट, जिसे हम बोलते हैं विद्यार्थी, ठीक है। जब सोवियत संघ 1979 में आता है वहाँ पे, तो उसके खिलाफ जो है अफगान जिहाद की शुरुआत होती है। अमेरिकन फंडेड और पाकिस्तान फंडेड जिहाद की शुरुआत होती है, एक होली वॉर छेड़ा जाता है। तो उसके जो ये मसूद अजहर वगैरह और जैसे इस तरह के लोग हैं, वो उसको लीड करते हैं। तब वहाँ प्योर वो वॉर जो था वो मतलब कहते हैं कि धर्म वर्सेस अधर्म के बीच में था, ठीक है। अब तालिबान उस समय यहाँ नहीं था। तालिबान का कॉन्सेप्ट जो है थोड़ा बाद में आता है, क्योंकि उस दौर में क्या हुआ था कि पाकिस्तान में मदरसों में ट्रेनिंग दिया जा रहा था मुजाहिदीनों को, और उनको ट्रेन करके अफगानिस्तान में लड़ने के लिए भेजा जा रहा था। तो फिर जब सोवियत यूनियन 89 के आसपास जब विड्रॉ करना स्टार्ट करता है, तो अफगानिस्तान जो है वो सिविल वॉर की ओर बढ़ सकता है। एक तरफ जो नॉर्दर्न अलायंस में मुजाहिदीन लोग हैं, और फिर उसमें तालिबान जो और ज़्यादा उग्र और कट्टर होकर निकलता है, उसी मतलब मुजाहिदीन में से स्प्लिट होकर वो आता है, और वो अपना प्रभुत्व जो है जमाने की कोशिश करता है। तो उस दौर में नजीबुल्ला की सरकार थी। हम सब ने देखा जिस तरह तालिबान ने, ठीक जैसे आज प्रकार सारे शहरों पर कब्जा कर रहा है, वो कब्जा करते करते वो जो 1996 में नजीबुल्ला जो थे वहाँ के राष्ट्रपति, उनको फांसी पे लटकाता है, बड़ी बेरहमी से मार देता है। और उसके बाद जो है बिल्कुल कहते हैं एकदम अफगानिस्तान के कत्लेआम का बिल्कुल परिकाष्ठा लिखता है वो 2001 तक। तो तालिबान जो है वो उसकी जो मतलब कहते हैं इसको पालन पोषण है, वो पाकिस्तान के मदरसों में हुआ है। पाकिस्तान के वजीस्तान और ईसा के मदरसों में हुआ है। पाकिस्तान फंडेड, पार्शली अमेरिकन फंडेड भी है, क्योंकि अमेरिका ने ही वो पैसे जो थे वो पाकिस्तान को दिए थे। तो वहाँ पे पाकिस्तान क्यों तालिबान को सपोर्ट करता है? देखिए, पाकिस्तान का मानना है कि अफगानिस्तान जो है वो उसका एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ देता है। डेप्थ कैसे देता है कि अब भारत में जो आतंकवादी हमले होने हैं या ट्रेनिंग कैंप्स हैं, पाकिस्तान पे प्रेशर बहुत है कि इन ट्रेनिंग कैंप्स को ख़त्म किया जाए। तो पाकिस्तान को ऐसा लगता है कि जो अफगानिस्तान जो कि लॉलेस सोसाइटी अगर होती है, तालिबान का कब्जा होता है, तो वहाँ वो इस प्रकार के जो है जिहादियों को तैयार करके उसको वो भारत की तरफ भेज सकता है और भारत में हमले करवा सकता है, और इससे ये पाकिस्तान के ऊपर कोई ब्लेम भी नहीं आएगा। तो एक तरीके से अफगानिस्तान की ज़मीन का उपयोग जो है वो भारत के अगेंस्ट करना चाहता है। पहला मकसद तो ये। दूसरा मकसद ये है कि पाकिस्तान को ऐसा लगता है कि अगर अफगानिस्तान जो है वो उसके प्रभुत्व में नहीं रहता है या उसके प्रभाव में नहीं रहता है या भारत के प्रभाव में जाता है, तो उसका जो पश्चिमी सीमा जो है वो भी अस्थिर हो जाती है। आप ये ना भूलें कि जो अफगानी लोग हैं वो डूरंड लाइन को नहीं मानते हैं। जो पाकिस्तान का स्टेट है खैबर पख्तूनख्वा, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जो है, वो उसको नहीं मानते हैं। वो उसको पख्तूनों को अफगानिस्तान का हिस्सा मानते हैं। उन्होंने कभी नहीं माना डूरंड लाइन को। तो पाकिस्तान एक और चीज है, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, अगर वो हिस्सा पाकिस्तान से कभी भारत ले ले तो वो अफगानिस्तान से बॉर्डर हमारे काफी करीब हो जाएंगे। देखिए, हाँ, उस तरीके की भी एक चीज बहुत दूरदृष्टि है कि भारत उसको अपना पार्टनर बनाना चाहता है, ताकि मिडिल ईस्ट और यूरोप तक वो सीधे जो रोड है वो वहां तक ले जाए। भारत पाकिस्तान जो पोर्ट है, जो पोर्ट पे बहुत है बड़ा इन्वेस्टमेंट है भारत का। नहीं, देखिए, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, भारत ले पाता है नहीं ले पाता है, वो खैर मेरे हिसाब से अभी बहुत दूर की बात है। लेकिन अभी मेरे हिसाब से भारत का क्यों अफगानिस्तान का महत्व भारत के लिए बहुत ज़्यादा हो जाता है। एक तो अफगानिस्तान में अगर कट्टरता रहती है, इस तरह का अस्थिरता रहती है, तो वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए मददगार होता है। वहाँ पे पाकिस्तान जो है जिहादियों को तैयार करके, इस तरह के आतंकवादियों को तैयार करके कश्मीर की तरफ जो है। क्या ये भारत की रणनीतिक हार है?
देखिए अभी जिस तरीके से तालिबान कब्जा कर रहा है, मैं ये समझता हूँ कि क्या रॉक पर भी आप सवाल उठाएंगे? अजीत डोभाल जिसे बहुत बड़ा चाणक्य माना जाता है कि वो बहुत बड़े प्लेयर हैं। नहीं, देखिए मेरे हिसाब से देखिए दूरदृष्टता की कमी का कारण मैं कह सकता हूँ। हालांकि देखिए बराक ओबामा जब 2012 में जब इस तरह की बात करते हैं अफगानिस्तान, तो ये देखिए सबको पता कि अमेरिका वहाँ हमेशा के लिए तो था नहीं। 2012 के बाद निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस दौर में जो है जिस तरीके से आपको याद होगा कि इस्लामिक स्टेट भी सर उठा रहा था इराक वगैरह में, तो ये सब देखते हुए बराक ओबामा जो है वो फौजों को नहीं निकाल के वो ये कोशिश करते हैं कि किस तरह कुछ और फौज भेज के इस युद्ध को जो है जीता जाए। लेकिन वो कुछ निर्णय उसका निकल नहीं पाता है। बराक ओबामा के बाद डोनाल्ड ट्रंप आते हैं, वो बिल्कुल इस पे पक्का कर देते हैं कि हमें निकलना है। फिर भी उनके कार्यकाल में नहीं हो पाता है, और आज जो बाइडेन जो है वो आके बिल्कुल इस पे एक तरीके से मोहर लगा देते हैं कि अमेरिका जो है अफगानिस्तान में निकलेगा, क्योंकि वहाँ पे देखिए $2 ट्रिलियन अमेरिका ने खर्चा किया है, 5,000 उसके सैनिक मारे गए हैं। तो कहीं ना कहीं अमेरिका को ऐसा लगता है कि ये एक फॉरएवर वॉर है। दूसरा बात है कि अमेरिका के जो भी अफगानिस्तान के इतिहास को जानता है, समझता है, उन्हें पता होना चाहिए अमेरिका इज अफगानिस्तान इज लाइक डेथ बेड फॉर द एम्पायर्स। मतलब वो कब्रगाह है सुपर पावर्स की। चाहे वहाँ पे आप अलेक्जेंडर द ग्रेट को देखें, आप जो आके हारा, या फिर आप ब्रिटिश एम्पायर वहाँ पे 2 दफ़ा जो है हारा, वहाँ पे सोवियत रसिया जो है वो वहाँ पे हारा। अमेरिका, मैं ये नहीं कहूँगा कि पूरी तरीके से हार या जीत, बट कोई निर्णय तो नहीं हुआ। मतलब अमेरिका जिस तरीके से चाह रहा था, हालांकि अमेरिका का देखिए उद्देश्य भी कुछ दूसरा था। आज अमेरिका वहाँ से निकल रहा है, और अमेरिका को लगता है कि उसके हित के लिए बहुत सही भी है ये, क्योंकि अमेरिका अपना सारा फोकस जो है वो अफगानिस्तान से हटा के चाइनीज कंट्रोल वहां नहीं बढ़ जाएगा? चाइनीज, क्योंकि अमेरिका को लग रहा है कि चाइना वर्ल्ड पावर बनने जा रहा है, और चाइना के लिए लगातार वो जिस तरीके से जो इंडियन ओशियन और चाइनीज सी पे जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया के साथ गठबंधन बना रहा है, तो वो लैंड को कैसे छोड़ेगा? मतलब क्या रणनीति है, क्या बैकडोर पॉलिसी चल रही है? विश्व पावर बनने जा नहीं रहा है, वो आज के डेट में उभर चुका है एक विश्व पावर के रूप में। और जिस तरीके से अफगानिस्तान में दिलचस्पी ले रहा है, उसके कई कारण है। देखिए अमेरिका अगर अफगानिस्तान में था, उसका फ़ायदा चीन को भी था, ऐसा नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जिस तरीके से अमेरिका ने आतंकवादी गतिविधि, क्योंकि देखिए अलकायदा का खतरा और जिस तरह के जिहादी गुट वहाँ पे जमा होते हैं, उसमें एक पाकिस्तान का सीमा भी लगती है अफगानिस्तान के साथ, चीन की, जो एक वकान कॉरिडोर है, जो 300 किलोमीटर लंबा एक कॉरिडोर है और 60 किलोमीटर चौड़ा कॉरिडोर है, जो चीन से सीमा में लगती है। और चीन में भी वो सिंजियांग से सीमा लगती है। सिंजियांग जो उसका एक ऑटोनोमस रीजन है और काफ़ी वहाँ पे गड़बड़ है। तो वहाँ पे भी इस तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट के जो लड़ाके हैं, वो अफगानिस्तान में ट्रेनिंग पहले भी लेते आए थे, उन्हें आज भी मिल रही है। ठीक है, अब एक वैक्यूम तो आया है वहाँ पे अमेरिका के निकलने के बाद, जब अमेरिका पूरी तरीके से निकल जाएगा। और जिस तरीके से तालिबान कब्जा कर रहा है, मेरे हिसाब से आज किसी को कोई ये भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि तालिबान जो है काबुल पे नहीं आएगा। नहीं, ये आप बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि अमेरिका भी कोई मदद नहीं करेगा, वर्ल्ड नाटो पुलिस अब नहीं आएगी कि अफगानिस्तान को बचाने के लिए, और तालिबान को आपको कह रहे हैं ओपन फील्ड दिया जाएगा काबुल पे कब्जा देने के लिए। जिस प्रकार से तालिबान ने, अभी अमेरिका ने आप देखिए मई से निकलना चालू किया, और विद इन 3-4 मंथ्स के अंदर में जिस तरीके से 6-7 प्रोविंसेस पे कब्जा कर लिया, उनके कैपिटल्स पे कब्जा कर लिया। जिस तरह के मजार शरीफ जो है उसका एक बड़ा शहर अफगानिस्तान का, वो अब जो है तालिबान के हाथ जाने को तैयार है। हालांकि अब देखिएगा जो तालिबान के लड़ाके 70-75 हज़ार हैं, और अफगानिस्तान डिफेंस फोर्सेस में जो 4 लाख की फ़ौज है। लेकिन जिस प्रकार से कम नंबर होने के बावजूद जिस तरीके से उन्होंने कौन सपोर्ट कर रहा है तालिबान को? इंटरनल गन्स, एमुनिशंस, कौन सपोर्ट दे रहा है? पैसे कौन दे रहा है? देखिए जाहिर सी बात है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो तालिबान का लालन पालन पोषण जो हुआ है वो पाकिस्तान के मदरसों में हुआ है, और पाकिस्तान की तरफ से उनको जो है पूरी तरीके से सपोर्ट किया जा रहा है। उन्हें पैसे, पाकिस्तान को तो पैसे अमेरिका देता है। देखिए अब अमेरिका की तरफ से उस तरीके से आपको पता होगा, जो बाइडेन जब से राष्ट्रपति उन्होंने कोई बातचीत नहीं की इमरान खान से, अमेरिका खुद पाकिस्तान से खफा है। नहीं, रेगुलर पेमेंट तो है, वो जो बंधा हुआ पेमेंट है वो तो मिलता ही है। नहीं, देखिए अब वो उस तरीके से जो एड आती थी अब वो नहीं आती है। अलबत्ता पाकिस्तान को फंडिंग जो है चाइना से है, पैसे वगैरह की बात है ज़्यादा। और देखिए इस तरह में वो बहुत ज़्यादा पैसे लगते नहीं है। अगर आप इस तरह के छद्म युद्ध लड़ रहे हो, वो तो क्या भारत के खिलाफ भी तो लड़ रहे हैं। गोरिल्ला वॉर डेफिनेटली तालिबान जो है वो गोरिल्ला वॉर ही लड़ता है। तालिबान कभी खुल के या किसी से, एक जो नॉर्मल आर्मी जिस तरीके से लड़ती है उस तरीके से लड़ता नहीं है, वो खुल के तो आता नहीं है। लेकिन अभी क्या है, इस वक्त तालिबान ने एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी चालू किया हुआ है, खौफ का। टेकिंग बड़े स्टेटमेंट्स दे रहे हैं उनके लीडर्स, बड़े बड़े स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। देखिए तालिबान जो है वो उनके जो लीडर्स है जो दोहा में बैठे हुए हैं,
वो जो बात कर रहे हैं और ज़मीन पे जो हकायक हैं उसमें काफ़ी अंतर है। वहाँ वो जो दोहा में लोग बैठे हैं वो आप देखिएगा तो कभी चीन जा रहे हैं, कभी अमेरिका से बात कर रहे हैं, बट मतलब डिप्लोमेसी में लगे हुए हैं। लेकिन जिस तरीके से वो ग्राउंड लेवल पे जो तालिबान की लड़ाके हैं और जिस तरीके से आप वो लूट खसोट मचा रहे हैं, खून खराबा कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से अगर कोई ये भ्रम पाल के बैठा हुआ कि तालिबान जो है कि नॉर्मल गवर्नमेंट के रूप में उभरेगा, एक सरकार जो है अफगानिस्तान को देगा, मेरे हिसाब से वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरे ख्याल से जो लोग इस तरह की बात सोचते हैं वो बहुत जल्द। सीज फायर की आज बातचीत चल रही है, कतर में सुना है कि आज बड़ी बैठक हुई है और किसी तरीके से चाह रहा है कि तालिबान और अफगानी फोर्सेस के बीच में सीज फायर हो जाए। देखिए मुझे ये लगता हुआ नाम मुश्किल लगता है। कारण है कि आज तालिबान जो है वो उसका अपर हैंड है, वो जीत रहा है एक तरीके से, वो मानते हैं, कम से कम दिख भी तो रहा है। क्योंकि डोंट यू थिंक कि आपको लगता है कि अमेरिका उसे जीतने देगा, कहीं वो हवाई फायर को लेकर वापसी ना करे, मतलब जमीन तो छोड़ दे लेकिन हवा से वो मार करने की शुरुआत कर दे? क्योंकि पुरानी पॉलिसी रही है अमेरिका की कि लेट अस नॉट सेंड द सोल्जर्स, सेंड आवर फ्लाइंग जेट्स। देखिए अमेरिका अभी भी बमबारी कर रहा है ना, लेकिन क्या तालिबान रुक रहा है? क्या उसकी एडवांसमेंट्स रुक रही हैं? ऐसा तो नहीं है। अभी आप पिछले तो क्या 24 रेड कारपेट मिल रहा है उन्हें? मैं रेड कारपेट तो नहीं कहूँगा, लेकिन मेरे हिसाब से देखिए तालिबान जिस प्रकार से लड़ता है, अगर अमेरिका अगेंस्ट नहीं खड़ा हो रहा है तो कहीं ना कहीं वो उसको सपोर्ट तो कर रहा है। नहीं अमेरिका, देखिए अमेरिका का एक तरीके से आप करें एक थकी हुई सुपर पावर है। वो बमबारी कर रहा है, तालिबान को रोकने की कोशिश ज़रूर कर रहा है, लेकिन वो काफ़ी नहीं है, मेरा ये कहना है। क्योंकि जब तालिबान शहर में आ गए, आप शहर में कहाँ बमबारी करिएगा, ये भी समझने की ज़रूरत है। ये इराक तो है नहीं जहाँ पे आप इस्लामिक स्टेट जो था वो बिल्कुल खुल के सामने आके लड़ता था। तालिबानी यहाँ पे सील्ड कर ले रहे हैं जो वहाँ के लोग हैं नॉर्मल, या पहाड़ों में छुपे हुए। इराक में इस तरह की स्थिति नहीं थी, इसलिए वहाँ पे आपने देखा होगा जो बमबारी की गई थी रशिया की तरफ से, अमेरिका की तरफ से, उसने इस्लामिक स्टेट को हराने में बड़ी मदद की थी। दूसरा, इराकी फोर्सेस जो थी वो भी काफ़ी पावरफुल थी। इराकी फोर्सेस को ना केवल अमेरिका, रशिया, यूरोप का साथ था, बल्कि ईरानियंस जो भी थे उनके साथ वो भी ग्राउंड ऑन ग्राउंड लड़ रहे थे। यहाँ पे क्या है कि उनको बिल्कुल अफगानिस्तान से लगती सीमा पे पाकिस्तान का सपोर्ट है। उनको हथियार पाकिस्तान से मिल रहा है जो कि एक सप्लाई लाइन है। अमेरिका उस तरफ कुछ नहीं कर पा रहा है, वो पाकिस्तान पे कोई दबाव नहीं डाल पा रहा है। वो जो सप्लाई लाइन है जो हथियारों की जो मिल रहा है तालिबान को, आखिर समझिए आप इनडायरेक्टली कहना चाहते हैं अमेरिका बैकफुट पे है? देखिए अमेरिका भी इस वक्त मैं समझता हूँ थोड़ा कंफ्यूज्ड है, क्योंकि वो जा तो रहा है लेकिन उसे ये नहीं पता है शायद कि अफगानिस्तान में जो किस और करोड़ बैठता है। शायद उसने भी ये सोचा ना हो कि क्योंकि उसने एक पीस डील किया। पीस डील का क्या मतलब होता है कि मतलब हमने एक शांति के डील किया है कि कुछ एक निर्णायक कुछ फैसला होगा अफगानिस्तान पे। यही बात कहा गया था दोहा में जब वो शेक हैंड कर रहे थे। तो किस बात का शेक हैंड हो रहा था? मतलब क्या आप वो उसको पीस डील बोल के क्योंकि हमारा एक पीस डील हो गया है इसलिए हम जा रहे हैं, तो ये पीस डील तो नहीं दिखता ना। ये तो इसमें ये समझ में आ रहा है कि आप जा रहे हो, आप जाओ, हम आप पे हमला नहीं करेंगे, लेकिन जो हमें करना वो हम करेंगे। फिर आप हवाई हमले थोड़े बहुत कर देते हो तो लेकिन उससे तालिबान को बहुत ज़्यादा कुछ नुकसान होता नज़र अभी तक तो नहीं आ रहा है। क्योंकि जिस तरीके से आप पिछले 24 घंटे में भी देखें, बाल रीजन जो है वो भी तालिबान के हाथ चला गया है। मजारे शरीफ जो बड़ा शहर है वो जहाँ जाने वाला है, एक तरीके से लग रहा है स्थिति खराब हो चुकी है। भारत ने भी काउंसलेट वहाँ बंद किया है और वहाँ पे जो आज अंतिम फ्लाइट भी निकली है जो भारतीयों को लेके। तो इससे आप समझ सकते हैं कि हालात वहाँ क्या है और ऊँट किस करोड़ बैठने लगा है। अब वो बात नहीं रहेगी हम ये कहें कि ऊँट किस करोड़ बैठेगा। हम अब ऊँट का झुकाव जो है हमें वो दिखने लगा है कि वो किस करोड़ बैठने वाला है। तो अब यहाँ पे ये थोड़ा है कि देखना पड़ेगा आगे कि स्थितियाँ किस प्रकार बैठती हैं। देखिए तालिबान का काबुल में आना लगभग तय है, इसमें कोई किसी को दो राय या दो सोच नहीं होनी चाहिए। तालिबान पूरे वर्ल्ड में एक एथिकल प्रेशर नहीं है? यूके, रशिया वो देख रही है कि इतने लोगों की जान जा रही है, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के प्रति एक ऐसी पावर डायरेक्टली फाइट कर रही है, हमें आना चाहिए, इंटरवीन करना चाहिए। ये कुछ क्यों नहीं माइंडसेट में आ रहा है? पहला ये है कि ये हम एक पैंडेमिक के दौर से गुजर रहे हैं, फाइनेंशियल स्थितियाँ कुछ ठीक नहीं हैं देशों की। तो इस वक्त प्रायोरिटीज़ जो हैं शायद वो अफगानिस्तान नहीं है, क्योंकि अफगानिस्तान जैसे कई देश हैं, आपके सोमालिया है या अफ्रीका के देश आप देख लें, जिन पे हमारी शायद नज़र भी नहीं जाती है। तो आज वेस्टर्न पावर्स हैं जो इस तरह की कैपेबिलिटी रखती हैं कि वो दूर जाके इस तरह के एक्शंस ले सकती हैं। वो आज की डेट में दे आर लाइक इन फटीग मूड।
वो थकी हुई हैं, उनके यहाँ कोरोना है, जॉबलेसनेस है, पैंडमिक चल रहा है, इकॉनमी चल नहीं रही है, मिलिट्री स्पेंडिंग्स कम करने का दबाव है। मुझे नहीं लगता इस वक्त रोल ऑफ इंडिया एंड फ्यूचर फॉर इंडिया, सीधा आखिरी सवाल है। देखिए, इंडिया मेरे हिसाब से इंडिया का रोल बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। हमें ये देखना है कि भारत आगे वाले दिनों में क्या करता है, किस हिसाब से देखता है, क्योंकि अगर तालिबान का कब्जा काबुल पे होता है, अफगानिस्तान जो है पाकिस्तान के प्रभाव में जाता है, तो ये भारत के लिए बड़ा नुकसानदेह होगा। भारत कोशिश कर रहा है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी आप देखिए जिस तरीके से मीटिंग बुलाया भारत ने, और पाकिस्तान को जो है उसमें नहीं बुलाया गया, और कहीं ना कहीं बिल्कुल साइडलाइन किया गया पाकिस्तान को, और पॉइंट आउट किया कि बताया गया कि पाकिस्तान जो है वो एक वजह है तालिबान के एडवांसमेंट्स का, और कहीं ना कहीं उसको अलग थलग करने की कोशिश की गई है, उस पर प्रेशर डाला गया पाकिस्तान के ऊपर। इमरान खान गवर्नमेंट और पाकिस्तान आर्मी, अब किसको मानते हैं? देखिए, इमरान अलग अलग देखते हैं या एक ही जैसे? देखिए, इमरान खान जो है वो पाकिस्तानी आर्मी का ही एक चेहरा है, पपेट आप कह सकते हैं, ठीक है। तो अब पाकिस्तान में भी देखिए प्रधानमंत्री कह रहे हैं, नवाज शरीफ रहे हैं, या जुल्फिकार भुट्टो रहे हैं, बेनजीर भुट्टो रही हैं, लेकिन इतना प्रो आर्मी कोई सिविलियन प्राइम मिनिस्टर नहीं रहा है जितना कि इमरान खान है, और बिल्कुल डंके की चोट पे है वो। तो आर्मी का उनको पूरा सपोर्ट है। आर्मी आईएसआई जो है वो तालिबान को सपोर्ट कर रही है। अब देखिए, पाकिस्तान में जिस तरीके से उसके फेवर में बात की जा रही है, और जिस तरीके से इमरान खान खुद कह रहे हैं कि तालिबान जो है वो नॉर्मल सिटीजन है, नॉर्मल सिविलियंस है, मतलब ये हास्यास्पद है, लेकिन ये एक सच्चाई है जो हम देख रहे हैं, कड़वा सच है। तो मैं वही बात कर रहा हूँ। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वर्ल्ड लीडर बनना चाहते हैं, और उनके पड़ोसी मुल्क पे इस तरीके से एक तालिबानी फोर्सेस कब्जा कर रही है, उस इमेज को धक्का नहीं है? वो ऑलरेडी वर्ल्ड लीडर है, उसमें कोई वो नहीं होना चाहिए, लेकिन हमें ये समझने की जरूरत है कि भारत के पास भी ऑप्शंस बहुत लिमिटेड है। भारत के पास क्या ऑप्शंस है? अफगानिस्तान भारत से सैन्य मदद मांग रहा है, क्या भारत सैन्य मदद करेगा? मेरे हिसाब से ये कोई सही डिसीजन नहीं होगा। वाई, मतलब क्यों नहीं? एथिकल ग्राउंड पे तो कर सकता है। देखिए, हमें ये देखना पड़ेगा कि उसका फ़ायदा क्या होगा। अमेरिका 20 साल रहा वहाँ पे सैन्य अभियान में, क्या उसका मिला? क्योंकि देखिए, जो दिक्कत है वो अफगानिस्तान में नहीं है, दिक्कत पाकिस्तान में है। जिस तरीके से वहाँ फंडिंग की जा रही है अब तालिबान की, अब ये देखना बड़ा रोचक होगा कि भारत जो है किस तरीके के स्टेप्स लेता है। क्या वो डिप्लोमेटिकली ही पाकिस्तान को आइसोलेट करता है, या तालिबान के ऊपर प्रेशर डालता है, या वो तालिबान के साथ आगे बात करता है? पहले कुछ बात चली थी कि बातचीत कुछ हो रही थी, लेकिन उसके बाद कुछ ज़्यादा सुनने में नहीं। आई थिंक पूरा वर्ल्ड वेट एंड वॉच का ऑर्डर पे है कि देखना चाहता है कि दोनों में कौन विन कर रहा है, तालिबान और काबुल फोर्स। मेरे हिसाब से अब चीन ने कोशिश किया तालिबान से मिलने का भी। मुल्ला बरादर जो है चीन होकर आए हैं, जहाँ पे उन्होंने आश्वासन दिया कि चीन के अगेंस्ट जो है उसकी धरती का कोई उपयोग नहीं होगा, और चीन की इन्वेस्टमेंट को वहाँ वेलकम किया जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि ये थोड़ा चीन भी समझ रहा है कि इतना आसान नहीं है, क्योंकि तालिबान जो है उनको समझ पाना कोई इतनी आसान बात नहीं है। जिस तरीके चीन की रणनीति रही है इस्लामिक जो फोर्सेस के अगेंस्ट, देखिए, अपने ग्राउंड पे उन्होंने, तालिबान आज के डेट में बहुत स्मार्ट है, वो डिप्लोमेसी भी कर रहा है। 80s का तालिबान नहीं है वो 90s वाला तालिबान नहीं है, ये वो तालिबान है जिनके लोग पूरे दुनिया भर में घूम रहे हैं, वो देख रहे हैं दुनिया कैसे चलती है। और माइट भी मुझे लगता है ये पाकिस्तान के लिए भी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है आने वाले दिनों में, क्योंकि तालिबान अगर इतना कॉन्फिडेंट है कि वो जाके चीन से बात कर रहा है, अमेरिका से बात कर रहा है, यूरोप से बात कर रहा है, तो और वहाँ उनको मंच दिया जा रहा है, तो हो सकता है वो आने वाले समय में वो पाकिस्तान के प्रभाव में भी ना रहे। लेकिन वो देखने वाली बात होगी। हालांकि पाकिस्तान में भी आप देखेंगे उनके पश्चिमी सीमा पे जो है इस समय उसका असरात दिख रहे हैं। तो पाकिस्तान जो है इस वक्त वो आग के साथ खेल रहा है, लेकिन भारत के पास क्या ऑप्शंस है जो मुझे लगता है इस मामले में, अब भारत की सरकार या भारत के जो पॉलिसी मेकर से कितना सहमत होते नहीं है, मेरे हिसाब से भारत को तालिबान के साथ इंगेज करना चाहिए। ये बड़ा स्टेटमेंट है। हाँ, इंगेज करना चाहिए, मतलब एटलीस्ट एक मिनिमम लेवल पे भी आपको एक इंगेजमेंट होना चाहिए। ठीक है, आप उसको माने या ना माने, या तालिबान को कोशिश करनी चाहिए। हालांकि देखिए, उसमें उम्मीद बहुत कम है, क्योंकि उनकी जो विचारधारा जिस तरीके की है, उनके तौर तरीके जिस तरीके के हैं, उन्होंने जो 90s में किया वो आज भी उसी प्रकार की चीज़ें कर रहे हैं। वो हत्याएं कर रहे हैं लोगों को, वो महिलाओं पे पाबंदियां लगा रहे हैं। तो वो 90s का तालिबान और इसमें तालिबान, अगर आप में से कुछ फ़र्क पूछें, एक ही फ़र्क है कि हाँ, कुछ लोग इनके दोहा में बैठे हुए हैं और डिप्लोमेसी की बातें कर रहे हैं, ह्यूमन राइट्स की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन जमीन वो लड़ाके ही जमीन के इस्लामिक लड़ाके। तो मेरे हिसाब से भारत को चाहिए कि वो मिनिमम लेवल पे इंगेज तो करे, लेकिन वेट एंड वॉच रहे। कश्मीर पे मेरे हिसाब से खासकर बड़ा स्टेटमेंट आया था तालिबान का कश्मीर को लेकर भी। कश्मीर पे भारत को सचेत रहने की ज़रूरत है।
भारत को कोशिश करनी चाहिए कि कश्मीर में कोई भी एलिनेबल इस तरह का युद्ध जो है वो ना रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए असरात तो कश्मीर में होंगे। और भारत को ये आप कैसे कह रहे हैं, मतलब ये किस ग्राउंड पे कह रहे हैं कि अफगानिस्तान पर अगर तालिबान आता है तो कश्मीर पे भी इसके असर होंगे? देखिए उसके वजह देखिए कई कारण हैं। एक तो जब अफगानिस्तान इस तरीके से तालिबान के अंडर में जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि फिर वहाँ पे अलकायदा के लोग, जमात इस्लामी के लोग, आईएसआईएस के लोग, कई सारे आतंकवादी संगठनों को दोबारा संरक्षण मिलेगा, उनको दोबारा पालन पोषण किया जाएगा, जो कि पहले हुआ करता था 2001 से पहले। तो वो फिर वापस एक ऐसा कहते हैं जिसको ना मतलब एक जहाँ पे उनकी पालन पोषण आतंकवादी संगठनों का होगा, खुलेआम वो घूमेंगे, खुलेआम वो ट्रेनिंग करेंगे, और अफगानिस्तान एक लॉलेस सोसाइटी की तरह रहेगा। मिस फायर भी कर देगा, कहीं भी कुछ कर सकता है। नहीं, जब ऑब्वियस बात है, देखिए अभी होता क्या है कि अफगानिस्तान में जब एनडीएफ की सरकार, मतलब इनकी सरकार है नॉर्दर्न अलायंस की, भारत के समर्थित है, तो वो इस तरह की चीज़ों को वहाँ पे सपोर्ट नहीं करते हैं या ना होने देते हैं। लेकिन फिर वहाँ पे जो आतंकवादी संगठन है, जो एलएटी वगैरह हैं, जिनके पाकिस्तान में प्रेशर होने के कारण उन्होंने अपनी गतिविधियों को इसमें रोका हुआ है। अगर आपको ध्यान हो तो 2008 के बाद से कोई बड़ा हमला भारत पे नहीं हुआ है, छोटे बहुत हमले होते रहे हैं, लेकिन वो कारण अगर मिलिट्री बेसिस को छोड़ दे तो कॉमन पीपल एंड बड़े शहरों में नहीं हुआ है। देखिए उस तरह के हमले होते रहे हैं, लेकिन उसके अलावा जो है बड़ा हमला मिलिट्री बेसिस में तो बड़े हमले थे। लेकिन 2008 की जो हम बात कर लें या 2001 की जो हम बात करेंगे संसद के हमले की, मतलब उस प्रकार महानगरों में आपको ट्रेन्स में कारण उसका ये रहा है कि पाकिस्तान पे बहुत प्रेशर रहा है, इंटरनेशनल कम्युनिटी का भारत ने बहुत प्रेशर दिया। तो वहाँ पे जो आतंकवादी संगठन जो थे, अलकायदा, ये अपना लश्कर तैयबा, जैसे मोहम्मद वगैरह संगठन थे, वो उस तरीके से खुल के काम नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अफगानिस्तान में एक तरीके से जब उनको खुला मैदान मिलेगा, वो अपनी ताकत को कई गुना बढ़ा सकते हैं, वहाँ उनको ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ मिलेंगी, हथियार मिलेंगे खुलेआम। और देखिए वो भाड़े के खच्चर तो नहीं बन जाए किसी भी देश में हमला करने के लिए, कोई भी बड़ा व्यापारी बड़ा देश पहुंचे। बिल्कुल, देखिए पिछली दफ़ा भी तालिबान जब आया था तो अलकायदा भी वहीं था, इस तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट भी वहीं था जो चीन के अगेंस्ट में था। और बड़ी हैरानी की बात है कि जो पाकिस्तान के अगेंस्ट, जो पाकिस्तान स्टेट के अगेंस्ट जो है तहरीक तालिबान पाकिस्तान, वो भी वहीं था। तो कहने का मतलब है कि भारत, पाकिस्तान तो खुद आग के साथ खेल रहा है और शायद अभी भी वो उस चीज़ को समझ नहीं पा रहा है, लेकिन खतरात जो हैं वो भारत के लिए भी बहुत हैं वहाँ पे, क्योंकि कश्मीर या भारत कोई बहुत ज़्यादा वहाँ से दूर नहीं है। अगर आप मैप देखेंगे तो कोई बहुत ज़्यादा, आई थिंक ये 100-150 किलोमीटर का एक स्ट्रेच जाता है पीओके से, जो डायरेक्टली कनेक्ट होता है अफगानिस्तान से। हाँ, तो मतलब कोई बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है। और ये खतरात हैं कि वो कश्मीर की तरफ जो है इस तरह के लड़ाके जो हैं, विदेशी लड़ाके, अफगानी लड़ाके जो हैं, वो कूच कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से भारत को इसे बहुत सचेत होकर देखने की जरूरत है। डिप्लोमेसी लेवल पे अपना काम होना चाहिए, लेकिन भारत को अपनी मिलिट्री और जो एंटी टेररिज्म ऑपरेशंस हैं, इस तरह की तैयारियां जो हैं, उसको पुख्ता रखना पड़ेगा, अपनी मिलिट्री स्पेंडिंग्स को बढ़ाना पड़ेगा। कश्मीर में जो है भारत को बहुत सचेत रहने की ज़रूरत है, और पाकिस्तान के ऊपर जो है भारत को प्रेशर बना के रखने की ज़रूरत है इंटरनेशनल कम्युनिटी के थ्रू। अलबत्ता जैसे भारत अगर डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता, अपने समझो कि नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि अफगानिस्तान हमारा पुराना दोस्त रहा है। आप बार बार ये बात कह रहे हैं, बहुत पुराना दोस्त रहा है सांस्कृतिक तौर पर। मैंने आपको बताया कि अब दिक्कत अफगानिस्तान में नहीं है, वरना अगर अफगानिस्तान में दिक्कत होती तो अमेरिका वहाँ 20 साल रहा। अमेरिका की जो फोर्स है वो शायद ह्यूमन मतलब हिस्ट्री में मोस्ट पावरफुल मिलिट्री है, वो भी वहाँ पे अगर कुछ नहीं कर पाई तो कारण यही था कि जो दिक्कत थी वो पाकिस्तान से। देखिए आप समझिए, हथियार पाकिस्तान से आ रहे हैं, पैसे पाकिस्तान से आ रहे हैं, आतंकवादी ट्रेंड होकर पाकिस्तान से आ रहे हैं, उनको इलाज पाकिस्तान में हो रहा है, लेकिन आप ऑपरेशन अफगानिस्तान में कर रहे हैं। तो मतलब पाकिस्तान से ये लोग आते हैं, अफगानिस्तान में हमला करते हैं, वापस पाकिस्तान छुप जाते हैं। ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में मिलता है, मुल्ला उमर पाकिस्तान में मिलता है, आपका अलकायदा के बड़े टॉप लीडरशिप पाकिस्तान में है। वो तो बराक ओबामा के समय में जो है पाकिस्तान के ऊपर जो है ड्रोन अटैक्स हुए थे, जो उसके वेस्टर्न सीमा पे, तो उस समय आप देखिए कि तालिबानी और इस तरह के लड़ाके मारे गए थे, उस दिन डेली बेस पे हमले होते थे। तो मेरा कहने का मतलब है जब दिक्कत पाकिस्तान में है, और दूसरा भारत देखिए सीधा हमला कैसे करेगा। अफगानिस्तान जो है एक लैंडलॉक कंट्री है, तो भारत की मिलिट्री वहाँ कैसे जाएगी? क्या पाकिस्तान उनको एयर के थ्रू भी नहीं जा सकती है ना, एयर ट्रैफिक नहीं देगा यूज करने, पाकिस्तान देगा नहीं, ईरान आपको देगा नहीं। ठीक है, तो आप देखिए एक तरफ से पाकिस्तान आप फंड करेगा, वो मदद करेगा, तो आप तो फंसेंगे ना वहाँ जाके। आप क्या निर्णय वहाँ कर पाएंगे? आप स्ट्रेटेजिकली ज्योग्राफिकली हम बहुत कमजोर हैं अभी। देखिए जब पाकिस्तान जो है उसका पड़ोसी है,
पाकिस्तान अगर हथियार देता है, वहाँ ट्रेन के लड़ाकों को भेजता है, तो अनएंडिंग वॉर हो जाएगा इंडिया के लिए। ठीक है, तो स्थिति जो है वो लगभग समझ में आ चुकी है। अगर आपने पूरी वीडियो देखी है तो आपको ये पूरी स्थिति समझ में आ जाएगी क्या स्थिति है। और हमने बहुत ही मतलब थोड़ा लंबा खींच गया, लेकिन ये टॉपिक ही ऐसा है जिस पे बहुत लंबा चर्चा करने योग्य है। और आने वाले खासकर जो महीने हैं और ये जो मुद्दा है ये बढ़ता ही जाएगा, और खासकर इंडिया की स्टैबिलिटी, ना कि पीस, बाकी इकोनॉमी में भी इसका बहुत बड़ा असर देखने को मिल सकता है। हम लगातार अफगानिस्तान और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर नजर बनाए रखेंगे। अगर हमारी बातचीत आपको अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल एक्सिस 24 को यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लें। अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर लें। धन्यवाद।